हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत है। हम आपको आज पीजी सेमेस्टर 2 का जो पेपर नंबर 7 है और जो लेसन है 3 उसको काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है एक्सटर्नल एग्ज़ाम के सेमेस्टर 2 पीजी, ठीक है, एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उस प्रश्न को हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में एकदम सटीक जो एग्ज़ाम में आने वाला लेसन है वही लेसन से जो क्वेश्चन बन रहा है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वही लेसन को हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप पीछे सेमेस्टर 6 आप यूजी सेमेस्टर 6 का हम वीडियो अपलोड कर चुके थे, 5 का कर चुके थे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा और पीजी 1 का भी कर चुके हैं, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे अपने दोस्तों तक ताकि वह भी पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे, जो आप लोग का लेसन है प्रशासनिक सिद्धांत निर्णय निर्माण सिद्धांत। ठीक है, तो निर्णय निर्माण सिद्धांत में क्या आपको पढ़ना है? हर्बर्ट सैमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले जानेंगे हम चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। हमको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमको चैप्टर में क्या क्या संक्षिप्त पढ़ना है। तो हमको चैप्टर में पढ़ना है प्रिय स्टूडेंट, चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हर्बर्ट सैमन जो है आपका, देखिए हर्बर्ट सैमन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद निर्णय निर्माण क्या है, ठीक है, निर्णय निर्माण क्या है। उसके बाद निर्णय के प्रकार, ठीक है, निर्णय के प्रकार पढ़ेंगे। फिर निर्णय के आधार पढ़ेंगे। फिर हर्बर्ट सैमन के अनुसार निर्णय क्या है और हर्बर्ट सैमन ने कोई भी निर्णय को संतोषजनक क्यों नहीं कहा। ठीक है, कि क्या क्या पढ़ेंगे, हर्बर्ट सैमन के बारे में पढ़ेंगे, निर्णय निर्माण सिद्धांत क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसका आधार क्या है, हर्बर्ट सैमन के अनुसार निर्णय निर्माण सिद्धांत क्या है, हर्बर्ट सैमन ने कोई भी निर्णय को संतोषजनक क्यों नहीं किया। इतना हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे और एकदम सरल तरीके से, काफ़ी सरल तरीके से बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग को इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपलोग को बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या क्या है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत क्या होता है। देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन दे देगा कि निर्णय निर्माण सिद्धांत से क्या समझते हैं, हर्बर्ट सैमन के अनुसार निर्णय निर्माण सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, तो आपको लिखना होगा, या सिर्फ निर्णय निर्माण सिद्धांत लिखेगा तो आप इसका प्रकार लिख दीजिएगा और इसका आधार लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। देखिए निर्णय निर्माण सिद्धांत, देखिए निर्णय निर्माण सिद्धांत किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप एक सरल शब्द में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। निर्णय निर्माण यानी निर्णय, अगर जब दो विकल्प होता है, मान ले कि हमको कहीं कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है तो हम मान लिए कि हम विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई किए हैं और हम सेकेंड अप्लाई किए कोणार्क विश्वविद्यालय में। ठीक है, दोनों में अप्लाई किए हैं तो निर्णय हमको जहाँ जिस सुविधा के अनुसार हमको अच्छा लगेगा वहाँ पे हम अपना एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हमको दो विकल्प में से किसी एक सही विकल्प का चयन करना ही निर्णय निर्माण सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों बताने का प्रयास करें। लोक प्रशासन ही नहीं सभी प्रकार के संगठन में निर्णय निर्माण का महत्व। ठीक है, हम सिर्फ लोक प्रशासन का ही बात नहीं करते, बोलचाल के भाषा में बोले तो हम जो निर्णय लेते हैं वो सिर्फ संगठन या लोक प्रशासन में नहीं, बोलचाल के भाषा में हम घरेलू तौर तरीके से अगर कोई भी काम करते हैं तो उससे तो निर्णय लिया जाता है, लगभग सामान्य रूप से होता है। ठीक है, बात करें लोक प्रशासन ही नहीं सभी प्रकार के संगठन में निर्णय निर्माण का महत्व होता है। ठीक है, निर्णय निर्माण का हर जगह महत्व होता है, लगभग समान रूप से होता है। ठीक है, यदि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में बौद्धिकता, तार्किकता, वैज्ञानिकता जैसे तत्वों की प्रधानता रहती है तो संगठन की गतिशीलता और लक्ष्य उन्मुक्त के साथ अतत उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अगर निर्णय निर्माण सिद्धांत में आपको बौद्धिकता, तार्किकता, वैज्ञानिकता रहती है तो आपका जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है वो काफ़ी उन्मुक्त होता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है और सफलता सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, निर्णय निर्माण के अर्थ को साधारण शब्दों में स्पष्ट करते हुए अगर बात करें, निर्णय निर्माण सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति संगठन या प्रशासन में
दो, देखिए कि हम आपको क्या बताए, दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी सर्वश्रेष्ठ बेहतर का विकल्प का चयन करता है तो उसे वह निर्णय निर्माण सिद्धांत कहलाता है। देखिए क्या, निर्णय निर्माण के अर्थ को साधारण शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति संगठन में या प्रशासन में दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छे विकल्प का चयन करता तो वह निर्णय निर्माण सिद्धांत कहलाता है। काफ़ी सरल शब्दों में, जब आपके पास दो ऑप्शन हो और जो सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा ऑप्शन को आप चूज करते हैं, पसंद करते हैं, उसको जब आप लेते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ निर्णय कहलाता है। उसी को हम निर्णय निर्माण सिद्धांत कहते हैं। देखिए कई विद्वानों ने इनका परिभाषा दिया है प्रिय स्टूडेंट। सबसे पहले हर्बर्ट साइमन, ठीक है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार, तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार ये बोला गया, दो या दो से अधिक विकल्प में से, देखिए दो या दो से अधिक विकल्प में से जब व्यक्ति किसी एक संतोषजनक विकल्प का चयन करता है तो निर्णय निर्माण सिद्धांत कहलाता है। क्या, जब दो विकल्प हमारे पास होते हैं, ऑप्शन के तौर पर बोल सकते हैं, एक A1 और ये 2, ठीक है, ये और ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, ये आदमी बना देते हैं, ये आदमी, अगर ये दो विकल्प इसके पास है और यही विकल्प में से किसी एक विकल्प, ये दोनों मिला करके किसी एक विकल्प का संतोषजनक चयन करना ही निर्णय निर्माण सिद्धांत कहलाता है। ये हो गया हर्बर्ट साइमन के अनुसार। देखिए और कई विद्वानों हैं, जैसे टेरी के अनुसार, टेरी क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक संभावित विकल्प, देख दो या दो से अधिक संभावित विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय निर्माण सिद्धांत कहलाता है, ठीक है, उसे ही निर्णय निर्माण कहलाता है। ठीक है, हम बात करें जब आपके पास, देखिए प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये दो, ठीक है, ये एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, जब ये वन ये टू, ठीक है, अगर ये दोनों विकल्प में से एक सही विकल्प का चयन करना ही आपका निर्णय निर्माण कहलाता है। देखिए डॉक्टर जेसी के अनुसार, तो चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन है। निर्णय करना ही, जब विकल्प चुन लिए जाते तो एक विकल्प के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन कहलाता है। अब देखिए जब इतना हो गया तो अब इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं आप प्रिय स्टूडेंट कि उपयुक्त विद्वानों के परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है, जो हम ऊपर में परिभाषा पढ़े हैं उन परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि निर्णय निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या एक ऐसी प्रक्रिया है जहां व्यक्ति या प्रशासन सभी विकल्प का अवलोकन करता है, जहां व्यक्ति या प्रशासन व्यक्ति हो या प्रशासन सभी विकल्प का अवलोकन करता है और वह संतोषजनक निर्णय का चयन करता है। अवलोकन करता है, देखता है, उसे जांचता है, परखता है, उसके बाद संतोषजनक निर्णय का चयन कहलाता है। इससे हमको यही भाव स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति या प्रशासन सभी विकल्प का अवलोकन करता है और संतोषजनक निर्णय ले लेता है, उसे निर्णय निर्माण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे निर्णय निर्माण के प्रकार। ठीक है, अब पूछेगा निर्णय निर्माण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको तो बताना होगा। तो निर्णय निर्माण प्रकार इसका होता है आपका, ये होगा आधुनिक शासन में, जैसे कि शासन के रूप विकसित और विकासशील देशों के रूप में बांटा हुआ है। बात करें आधुनिक शासन में, जो आधुनिक शासन है, आधुनिक शासन में जैसे कि शासन का स्वरूप विकसित या विकासशील देशों के रूप में बटा हुआ है। अब जान रहे आधुनिक समय में विकसित और विकासशील देश के रूप में बटा हुआ है। ठीक है, प्रशासन में बात करें तो प्रशासन में अनेक जटिलताएं निर्णय निर्माण को लेकर आती है, और प्रशासन में बात करें तो इसको लेकर अनेक कठिनाइयां सामने आती है और इन्हें किसी सीमा में बांधना संभव नहीं है, और इसे किसी सीमा में बांधना संभव नहीं है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और फिर भी निर्णय निर्माण के कुछ ऐसे प्रकार है जिसके आधार पर निर्णय का वास्तविक रूप दिया जा सकता है, और ऐसे प्रकार भी है जिसके आधार पर हम वास्तविक रूप दिया जा सकता है, जो इस प्रकार। ठीक है, हम इसको तो बांध नहीं सकते, लेकिन इसके आधार पर हम वास्तविक रूप दिया जा सकता है। ठीक है,
जो पहला आपका होगा कार्यान्वात्मक तथा अकार्यान्वात्मक निर्णय, ठीक है। दूसरा होगा नियोजित तथा अनियोजित निर्णय। तीसरा होगा संगठनात्मक तथा व्यक्तिगत निर्णय। और चौथा होगा एकांगिक तथा सामूहिक निर्णय। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते प्रिय स्टूडेंट। हम आपको वही लेसन बताएंगे जो पीजी सेमेस्टर 2 में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। हम पीजी सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी वीडियो बना चुके थे, आप देखे भी होंगे, जो आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा था। उस लेसन को बताने का प्रयास किए थे और एक सरल तरीके से आप लोग के सामने प्रस्तुत करते ताकि आप लोग को कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे चैनल पे आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यह पॉलिटिकल साइंस के लिए हमेशा हम आप लोग के लिए हमेशा वीडियो बनाकर लाते ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना। और जो ये हम पढ़ा रहे ना, जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल देगा कि आपका निर्णय निर्माण सिद्धांत तो कौन दिया है, तो निर्णय निर्माण सिद्धांत हर्बर्ट साइमन ने दिए। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सट के बन गया प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ देता है, ठीक है। नेट के एग्जाम में पूछ देता है। हम जो आप लोग को बताएंगे, बता देंगे कि नेट के एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और काफ़ी सरल शब्दों बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। के स्टडी ग्रुप को आप जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। जो पहला पॉइंट है कार्यान्वात्मक तथा अकार्यान्वात्मक निर्णय। देखिए, कार्यान्वात्मक क्या होता है और अकार्यान्वात्मक क्या होता है। इस प्रकार निर्णय निर्माण हर्बर्ट साइमन ने दिया था। कार्यान्वात्मक निर्णय से तात्पर्य, अगर कार्यान्वात्मक निर्णय से तात्पर्य है, कार्यात्मक निर्णय किसे कहते हैं, जो हम किसी काम को करते हैं और मस्तिष्क का सहारा ना लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि हम डेली एक ही काम कर रहे हैं, अगर हमको सुबह उठना है, सुबह उठ के हमको सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके फिर यूनिवर्सिटी जाना है, तो ये हम डेली कर रहे हैं। इसमें मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, जिसमें हमारा दिमाग का जोर लगाने की आवश्यकता ना पड़े। वो तो हमारा डेली का रूटीन है कि हमको उठना है, पढ़ाई करना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है। इसको कार्यात्मक और अकार्यात्मक उसको बोलते हैं जिसमें हमको अचानक से सोचते हैं, जिसमें दिमाग की आवश्यकता पड़ती, मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है, मस्तिष्क का सहारा लेना पड़ता है, उसे हम अकार्यात्मक निर्णय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बोल दें, अगर हम मान ले घर में, ठीक है, घर में हैं और आपको अचानक से आवश्यकता पड़े कि नहीं अभी हमको तुरंत यहाँ से इमीडिएटली निकलना है रांची के लिए अचानक से, तो आपको वहाँ पे ज़रूर एकदम माइंड वेरी करने लगा कि हम जाएंगे तो भाड़ा गाड़ी जाएं या अपना पर्सनल गाड़ी से जाएं कि 2 व्हीलर से जाएं, ठीक है। तुरंत आपको उसमें मस्तिष्क का सहारा लेना पड़ता है। तो बोला गया है कि कार्यात्मक में वह जो दिन प्रतिदिन से संबंधित निर्णय हो, जिसमें व्यक्ति को निर्णय लेने के उपरांतर किसी मस्तिष्क का सहारा लेना पड़े, ठीक है। हम आपको क्या बताएं, अगर आप कार्यात्मक की बात करें तो दिन प्रतिदिन से संबंधित है, और निर्णय में जिसमें व्यक्ति को निर्णय लेने के उपरांतर किसी मस्तिष्क का सहारा ना लेना पड़े, जो दिन प्रतिदिन काम करते आ रहे हैं उसमें किसी प्रकार की सहारा लेने की, मस्तिष्क का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। तथा बात करें अकार्यात्मक निर्णय से तात्पर्य वैसे निर्णय से है जो किसी विशेष परिस्थिति में लिए गए हैं और इसमें व्यक्ति को मस्तिष्क का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, क्या हम आपको बताएं कि अगर हम अचानक किसी चीज़ का निर्णय ले रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, अचानक मान लिया कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, अचानक नीट का प्रिपरेशन, तो उसको तो मन तो डाइवर्ट होगा और उसको उस हिसाब से उसको मस्तिष्क में जोर देना पड़ेगा कि यूपीएससी का सिलेबस तो मेरा ये था, लेकिन नेट का सिलेबस क्या है, ठीक है। ये हो गया प्रिय स्टूडेंट। और जितना हो सकता है उतना काफ़ी सरल शब्दों बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और हर एक लेसन आप लोग के सामने लाएंगे और आप लोग को सरल तरीके से बताने का प्रयास, जितना होता है तोड़ कर बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाए प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नियोजित और अनियोजित। कि नियोजित क्या होता है, जो नियम के अनुसार चलता है, अनियोजित जो अनियम के अनुसार चलता है, ठीक है। इस प्रकार निर्णय जो बात किया गया है, निर्णय क्लिंसन ने दिया था, अर्थात नियोजित निर्णय तथ्यों पर आधारित होते हैं और नियोजित निर्णय होते हैं वो तथ्य पर आधारित होते हैं, ठीक है।
तथा इनमें प्रायः वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नियोजित जो नियम के अनुसार चलते हैं उसमें वैज्ञानिक पद्धति का, वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, वैज्ञानिक नीति का प्रयोग किया जाता है तथा अनियोजित निर्णय का अवसर आने पर लिया जाता है। अनियोजित होता है और अवसर आने पर लिए जाते हैं। इस निर्णयों की प्रक्रिया सरल नहीं रहती और ना ही ये संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। और जो अनियोजित निर्णय होता है, इसमें अनियोजित निर्णय रहता है, इसमें अवसर आने पर लिए जाते हैं और जब अवसर आने पर लिए जाते हैं तो इस निर्णयों की प्रक्रिया सरल नहीं रहती। ठीक है, अचानक हम उसका कि कोई भी अवसर आने पर अचानक निर्णय लेंगे तो हमें काफ़ी दिक्कत होगा और ना ही ये संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं और ना ही ये संस्था के जो उद्देश्य होते हैं, अगर हम अचानक ले रहे हैं किसी संस्था का उद्देश्य तो हम पूरा नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुछ अचानक कोई निर्णय, हमको आज ये संस्था बनाना है और इसका एक दिन में पूरा काम करना है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं हो सकता। इसी को अनियोजित कहते हैं। इसको और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का निर्णय कौन दिया था? तो फिलेंसिन ने दिया था। अर्थात नियोजित निर्णय से तात्पर्य वैसे निर्णय औपचारिक प्रकृति के हो तथा तथ्यों पर आधारित हो। क्या? औपचारिक, आपको क्या रखना है? औपचारिक हो तथा तथ्यों पर आधारित हो। ठीक है, या वैज्ञानिक रीति याद रखना है या आपको वैज्ञानिक रीति या तथ्य पर याद रखना है। और वैसे अनियोजित निर्णय से तात्पर्य वैसे निर्णय जो अनौपचारिक प्रकृति के हो और उसे आयोजित निर्णय कहते हैं। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे देखिए, आपको नियोजित में क्या रखना है? औपचारिक, और अनियोजित में रखना है आपको अनौपचारिक। बात सरल है। नेक्स्ट है संगठनात्मक तथा व्यक्तिगत निर्णय। जो संगठनात्मक होता है वो संगठन के द्वारा लिया जाता है और व्यक्तिगत होता है वो व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार के निर्णय चेस्टर बनाल्ट ने बताया है कि जहां संगठनात्मक निर्णय से तात्पर्य वैसे निर्णय से है जो संगठन के किसी एक अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। क्या? संगठन के किसी एक अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है, संगठनात्मक। ठीक है, तथा दूसरी और व्यक्तिगत निर्णय वे निर्णय होते हैं जो पदाधिकारी के द्वारा अपने व्यक्तिगत स्थिति के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, आपको संगठनात्मक में संगठन के किसी अधिकारी द्वारा लिया जाता है। क्या? संगठन के किसी अधिकारी द्वारा, मान लीजिए कोई कुछ संगठन है, उस संगठन का अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा संगठन में, संगठनात्मक में, और व्यक्तिगत निर्णय में लिया जाएगा, व्यक्ति की स्थिति के लिए लिया जाता है। ठीक है, पदाधिकारी के द्वारा जो अपने व्यक्तिगत स्थिति के लिए लिया जाता है। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है एकाकी तथा सामूहिक निर्णय। एकाकी मतलब सिंगल और सामूहिक मतलब समूह में। प्रशासन में जब एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाता है तो वह एकाकिक निर्णय कहलाता है। ठीक है, प्रशासन में किसी एक व्यक्ति, मान लिया कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में खाली एसपी द्वारा निर्णय लिया जा रहा है तो वह एकाकिक हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति का वर्चस्व चल रहा है। तथा जब प्रशासन में जब कोई निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाए तो वह सामूहिक निर्णय कहलाता है। और जब सामूहिक रूप से अगर एसपी है वो अपना एसडीओ से आपका सारे पदाधिकारियों से वो पूछ कर निर्णय लेगा तो उससे सामूहिक निर्णय करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, अगर डिपार्टमेंट के ओर से कुछ कार्य किया जाता है, अगर पूरा स्टूडेंट से पूछ कर किया जाता है तो उसे सामूहिक कार्य कहते हैं। अगर सिर्फ एचओडी खुद करते हैं तो उसे एकाकी कार्य कहते हैं, वो अपने मन से करते हैं। तो उसे और सरल शब्दों में बता सकते हैं, संगठन में एक व्यक्ति या अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय एकाकी या व्यक्तिगत निर्णय कहलाता है तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा लिए गए निर्णय सामूहिक निर्णय कहलाते हैं। ठीक है, जो हर्बर्ट सैमन का आधार क्या था? तो तथ्य और मूल्य। क्या? हर्बर्ट सैमन का आधार था तथ्य और मूल्य था। ठीक है, देखिए आपका फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, हर्बर्ट सैमन ने कोई भी निर्णय को संतोषजनक क्यों नहीं कहा? हर्बर्ट सैमन है वो बोलते हैं कि कोई भी निर्णय को संतोषजनक क्यों नहीं कहा। ठीक है, जो हर्बर्ट सैमन है वो कोई भी निर्णय को संतोषजनक नहीं कहा। इसके पीछे रीजन है प्रिय स्टूडेंट, इसलिए इसने संतोषजनक नहीं किया। क्या? देखिए, जब प्रशासन में कोई भी व्यक्ति निर्णय ले रहा होता है तो उस व्यक्ति के पास सारे विकल्प मौजूद नहीं होता। देखिए इन्होंने कितने अच्छे बात बतलाएं कि जब प्रशासन में कोई भी व्यक्ति निर्णय ले रहा होता है तो व्यक्ति के पास सारे विकल्प मौजूद नहीं होते। जो विकल्प मौजूद होते उसी में से एक विकल्प का चयन कर लेता है।
दूसरा या इसी के और सरल शब्द बता सकते हैं, इसी का यही पॉइंट, व्यक्ति के पास सारे विकल्प उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, व्यक्ति के पास सारे विकल्प उपलब्ध नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति के पास, देखिए दूसरा पॉइंट है व्यक्ति के पास वित्तीय संसाधन का अभाव। और व्यक्ति के पास क्या होता है प्रिय स्टूडेंट, व्यक्ति के पास जो होता है वो वित्तीय संसाधन का अभाव होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति सही विकल्पों का मूल्यांकन नहीं कर पाता। व्यक्ति जो होता है वो सही विकल्प का मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास ज़्यादा उदाहरण ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, तो कहाँ से विकल्प का मूल्यांकन कर पाएगा। और व्यक्ति का वित्तीय संसाधन रहेगा तब तो विकल्प का चयन कर पाएगा कि मेरे पास ये सुविधा, इसके अनुसार हम काम कर सकते हैं। देखिए फिर ये आता है आपका हर्बर्ट सैमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया। हर्बर्ट सैमन है और निर्णय निर्माण प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया। पहला अन्वेषण की प्रक्रिया, क्या अन्वेषण की प्रक्रिया, दूसरा डिजाइन की प्रक्रिया और तीसरा चयन की प्रक्रिया। ठीक है, पहला अन्वेषण की प्रक्रिया, दूसरा डिजाइन की प्रक्रिया, तीसरा चयन की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए अन्वेषण की प्रक्रिया क्या होता है, अन्वेषण की प्रक्रिया ठीक है, या निर्णय का प्रथम चरण है, या निर्णय का प्रथम चरण है। ठीक है, इस निर्णय में समस्या को पहचानने तथा समझने के लिए यह आवश्यक है कि जिस समस्या पर निर्णय लेना है उसे संसाधन की दृष्टि से देखा जाए। बोला गया है कि यह प्रथम चरण है, लेकिन समस्या को पहचानने तथा समझने के लिए आवश्यक है कि जिस समस्या पर निर्णय लेता है उसे अनुसंसाधन की दृष्टि से देखा जाए। इस अवस्था में समस्या के क्षेत्र प्रकृति को पहचाना जाता है, और इस अवस्था में समस्या के जो क्षेत्र प्राकृतिक होते हैं उसका पहचाना जाता है, और उसके पूर्व इतिहास को देखा जाता है, और उसके पूर्व इतिहास को देखा जाता है, उत्पन्न स्थिति का अवलोकन किया जाता है। और उत्पन्न स्थिति होता है जो पूर्व इतिहास को देखा जाता है, उसके बाद पूर्व इतिहास को देखने के बाद उत्पन्न की स्थिति का अवलोकन किया जाता है, और अवलोकन करने के बाद एक सर्वेक्षण किया जाता है, और सर्वेक्षण जब उसके हम अवलोकन करेंगे तो सर्वेक्षण भी करवाएंगे, तथा निर्णय निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे, और निर्णय निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक मूल्यों के साथ नवीन संगठनात्मक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। क्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक मूल्यों के नवीन संगठन स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, इसके बाद डिज़ाइन की क्रिया, डिजाइन की क्रिया क्या, या निर्णय निर्माण का दूसरा चरण है, या निर्णय निर्माण का दूसरा चरण है। इस चरण में प्रशासन विभिन्न संभावित क्रिया विधियों का विकास एवं विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रशासन विभिन्न संभावित क्रिया विधियों और विकास एवं विकास का विश्लेषण किया जाता है। इस चरण में कार्य के विभिन्न विकल्प की खोज की जाती है, और इस चरण में जो कार्य है उसके विभिन्न विकल्पों का खोज किया जाता है। विधियां विकास का विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करने के बाद उसमें खोज की जाती है। निर्णयन प्रक्रिया या चरण इस दृष्टिकोण से निर्णायक है। ठीक है, और निर्णयन प्रक्रिया इस दृष्टि से निर्णायक है। इस स्तर पर पहुँचते निर्णय क्रम में एक ऐसा मोड़ ले लेता है, और हम इस निर्णय पर पहुँचते एक ऐसा मोड़ ले लेता है कि निर्णयकर्ता का विवेक क्षेत्र सीमित, निश्चित एवं तुलनात्मक बन जाता है। ठीक है, हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि उसका जो विवेक क्षेत्र होता है वो सीमित हो जाता है, सोचने की क्षमता घट जाती है, निश्चित हो जाता है, तुलनात्मक बन जाता है। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, चयन की क्रिया, ठीक है, क्या चयन की क्रिया, निर्णय निर्माण के इस अंतिम चरण में विभिन्न विकल्पों में से विकल्प में से एक का चयन किया जाता है। ठीक है, विभिन्न विकल्प में से किसी एक का चयन किया जाता है। निर्णयकर्ता द्वारा संतोषजनक विकल्प का चयन किया जाता है, और निर्णयकर्ता द्वारा संतोषजनक विकल्प का चयन किया जाता है, और निर्णयकर्ता अधिकतम लाभों तथा कम दोष वाले विकल्प का चयन करना ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। बोलता है कि अधिकतम विकल्प वाले, और जो अधिकतम विकल्प होते हैं, अधिकतम लाभ होता है तथा कम दोष वाले विकल्प का चयन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट,
ये आपका हर्बर्ट साइमन का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है और काफ़ी सरल शब्दों में लाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और नेट के प्रिपरेशन से भी इस लेसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी एग्ज़ाम में आने की संभावना इस लेसन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। या आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, इससे प्रश्न आने की संभावना बहुत ही अधिक है। इसलिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले कराने का प्रयास किए हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और आप बता दें कि आप किस स्टेट से वीडियो मेरा देख रहे हैं और कमेंट में बता दें कि यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।